हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन। देखिए, जो आपने फ्लोटेशन के प्रिंसिपल पढ़ा और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड एक्ट करता है तो अब थ्रस्ट ऊपर की ओर एक्ट करता है। इसके रिलेशन में हमारी डेली लाइफ में ढेरों एग्जाम्पल हैं जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो जो पहली सिचुएशन हमारे सामने आती है वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के एप्लीकेशन में कि एक आयरन का नेल, लोहे की कील जो होती है ना, वो पानी में डाली है तो डूब जाती है। लेकिन लोहे का शिप भी तो बना होता है भाई, लकड़ी के भी शिप होते हैं। आप लकड़ी के शिप में तो कह सकते हैं कि भाई वो लकड़ी का बना है तो फ्लोट करेगा, क्योंकि लकड़ी की डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी से कम है। लेकिन लोहे की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी तो ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ द आयरन इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आयरन नेल डूब जाती है, सिंक करती है, लेकिन शिप फ्लोट करता रहता है। सवाल उठता है क्यों? इसका क्या फिजिक्स के रिलेशन में रीजन है? तो डेंसिटी तो ग्रेटर ही है आयरन की, और हम जानते हैं जिस सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है, अगर उसे किसी लिक्विड में डालें और लिक्विड की डेंसिटी कम है, उसके कंपैरिजन में तो वो तो डूबना चाहिए। तो लोहे की कील वो डूब जाती है। लेकिन इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो शेप होती है ना, शेप और साइज आप देखें तो बहुत डेंसली पैक्ड मॉलिक्यूल हैं, बिल्कुल सॉलिड कील बनी हुई है ये। और तो ये क्या होगा, जैसे आप इस पर डालेंगे, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द नेल ज्यादा है ड्यू टू आयरन, इट विल सिंक, नो प्रॉब्लम। तो पहली बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आयरन नेल सिंक कर जाता है जबकि शिप फ्लोट करेगा इन स्पाइट ऑफ दैट की डेंसिटी ऑफ आयरन ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर है, क्योंकि वेट ऑफ द नेल, जो वेट ऑफ द नेल एक्टिंग डाउनवर्ड है वो ज्यादा हो जाता है अपथ्रस्ट जो इसके ऊपर लग रहा है उसके कंपैरिजन में। क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि देखिए, ये जो पार्ट है ना, इसकी शेप और साइज इस तरह का है कि ये बहुत पतला सा है और डेंसली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। तो जो वाटर डिस्प्लेस होगा यहां से, इसके सबमर्ज पार्ट से, आयरन नेल के सबमर्ज पार्ट से जो भी वाटर डिस्प्लेस होगा उसके वेट के थ्रू लगेगा अपथ्रस्ट। वो अपथ्रस्ट इस वेट ऑफ द सॉलिड के इक्वल नहीं हो पाता है, बल्कि वेट ज्यादा हो जाता है लगने वाले अपथ्रस्ट से, और वो अपथ्रस्ट प्रोड्यूस होता है वाटर डिस्प्लेस बाय द सबमर्ज पार्ट, उसके वेट से। तो वो तो बहुत कम हो गया, दैट्स व्हाई द वेट ऑफ द बॉडी बिकम ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट और ये नेल सिंक कर जाता है। लेकिन अगर हम आयरन का शिप बनाएं तो शिप आप देख सकते हैं ये बना हुआ है और ये पानी में फ्लोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक शेप बनाई गई इसकी, और इसको अंदर से हॉलो बनाया जाता है। इसके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेस होती है। ये इसकी एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर एयर फिल्ड होती है। A large empty space is there in which air is filled to due to its shape and size, huge size और shape इस तरह की है कि उसके अंदर empty space आने से क्या होता है, जो इस पर वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, शिप का ये वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके रिलेशन में ये अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है। और ये अपथ्रस्ट कहां से आया? इसके सबमर्ज पार्ट से आया, ये वाले पार्ट से। जो ये सबमर्ज पार्ट है इसके थ्रू जो वाटर हटा, यहां से ये वाटर डिस्प्लेस होगा बाहर की ओर और इसका वेट निकाला, तो वेट ऑफ द सबमर्ज पार्ट ऑफ द वाटर के रिलेशन में जो भी वेट है वाटर का, वो वेट क्या बनाता है? अपथ्रस्ट, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो ये अपथ्रस्ट इस वेट ऑफ द शिप के बराबर हो जाता है। मींस फाइनली वी कैन से ड्यू टू शेप एंड साइज ऑफ द शिप इट इज मेड इन सच अ वे दैट देयर इज एन ह्यूज एम्प्टी स्पेस इन इट, जिसमें कि एयर भरी होती है, एंड water displaced by the submerged part of the ship which causes upthrust become equal to the weight of the ship. That's why ship floats. तो finally आप ये आंसर लिख देंगे कि ship is made up of hollow and due to the air filled in its empty space, average density of the ship naturally कम हो जाएगी. The average density of the ship become less than the density of water. So the weight of the water displaced by the submerged part, that is the upthrust,
become equal to the total weight of the ship acting downward and ship floats। तो यहां एवरेज डेंसिटी भी कम हो गई इस एम्प्टी स्पेस के कारण, और इसीलिए शिप फ्लोट करता है। तो आप इसको समझ लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब शिप के रिलेशन में और दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो बच्चों, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी बॉडी तभी फ्लोट करती है जब वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड किसी लिक्विड में किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज पार्ट, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं, तो वो बॉडी फ्लोट करेगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अब जो शिप की बात करी थी उस पे हमने शेप और साइज की बात करी थी, जिसके कारण वो शिप फ्लोट करता है। सेम रूल, यही नियम फ्लोटेशन का तब भी लागू होगा जब शिप खाली है या शिप भरा हुआ है कार्गो से या पैसेंजर से। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये दो सिचुएशंस हैं। एक कंडीशन में शिप खाली है, अनलोडेड शिप है। अनलोडेड शिप हमेशा ऐसे ऐसे हिलता रहता है पानी में, बहुत उथल पुथल होती है, उसमें डिसबैलेंस होता है, लेकिन डूबता नहीं है। क्या होता है, जो अनलोडेड शिप है वो ऊपर की ओर उछाल मारता है, इट राइजेस अप। एक बात और आप देखेंगे, उसका जो पानी के अंदर डूबा हुआ पार्ट है, सबमर्ज पार्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये वाला पार्ट जो मैं कलर कर रहा हूं, ये बहुत कम है। देखिए इतना पार्ट है सबमर्ज, क्योंकि बाहर को ज्यादा निकला हुआ है। क्लियर? एक बात यहां पर देखें आप, तो ये लोडेड शिप है, इसके अंदर हमने कार्गो को लोड कर दिया, ये कार्गो भर दिया इसमें। जब कार्गो भरा तो शिप सिंक करने लगता है, यानी कि ये जो इनर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो डूबा हुआ पार्ट है, सबमर्ज पार्ट है, ये ज्यादा है। और अभी हमने तय किया है, डिस्कस किया है कि जितना सबमर्ज पार्ट होता है वही तो अपथ्रस्ट लगा रहा है। तो इन दोनों सिचुएशंस में अपथ्रस्ट लग रहा है, दोनों सिचुएशन में अपथ्रस्ट लग रहा है। यहां पर इस सबमर्ज पार्ट के कारण अपथ्रस्ट लग रहा है, यानी वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, और यहां पर इस सबमर्ज पार्ट के कारण अपथ्रस्ट लग रहा है, जिसे हम कहते हैं वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। लेकिन दोनों में से किसी सिचुएशन में शिप डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में यहां पर वेट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस यानी अपथ्रस्ट बैलेंस कर देता है वेट ऑफ द शिप को इस सिचुएशन में, जबकि ये अनलोडेड है। और इस सिचुएशन में जबकि वो ज्यादा लोडेड है और डूब रहा है, तब भी वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस यानी कि अपथ्रस्ट बैलेंस कर देता है किसको? वेट ऑफ द शिप को, जो कि टोटल वेट ऑफ द शिप है। तो टोटल वेट ऑफ द शिप, चाहे वो खाली शिप हो चाहे भरा हुआ शिप हो, हमेशा किससे बैलेंस्ड हो जाएगा? अपथ्रस्ट से हो जाएगा। और अपथ्रस्ट कैसे प्रोड्यूस होगा? इस सबमर्ज पार्ट ऑफ द शिप से। और इसके रिलेशन में हम स्पेशल तरह की शेप बनाते हैं, एम्प्टी स्पेस, जिससे कि अपथ्रस्ट ज्यादा क्रिएट होता है। तो ये बैलेंस होके फ्लोट करता रहता है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा वेट भर देंगे तो ये हो सकता है कि ये शिप डूब जाए, क्योंकि उसमें अपथ्रस्ट जो यहां पर है, वो अपथ्रस्ट ऊपर को जो लग रहा है, वो वेट ऑफ द शिप को अगर बैलेंस नहीं कर पाएगा तो शिप डूब जाएगा। और अगर खाली शिप में भी अपथ्रस्ट अगर वेट ऑफ द शिप से ज्यादा हो जाएगा तो सिंक कर जाएगा, टिल्ट कर जाएगा। लेकिन इन जनरल फ्लोटेशन के लिए दोनों यानी कि वेट ऑफ द शिप और अपथ्रस्ट आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, चाहे वो लोडेड हो चाहे अनलोडेड हो। इस फ्लोटेशन ऑफ शिप के रिस्पेक्ट में एक तीसरा पॉइंट समझने की कोशिश करिए। देखिए, अब शिप जो है समुद्र में भी फ्लोट करता है, यानी सी में भी फ्लोट करता है और रिवर में भी फ्लोट करता है, पर दोनों जगह फ्लोटेशन में डिफरेंस होता है। सेम शिप अगर सी वाटर से रिवर वाटर में आता है तो आप देखेंगे वो शिप सिंक ज्यादा करेगा, यानी नदी में वो ज्यादा डूबेगा समुद्र के पानी के रिस्पेक्ट में। क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल। सी वाटर में सॉल्ट्स की प्रेजेंस के कारण उसकी रिलेटिव डेंसिटी यानी टोटल कंपैरिजन में जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, जो कि फ्रेश वाटर है नदी में। तो डेंसिटी बिकम ग्रेटर इन द सी वाटर। क्यों? बिकॉज सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन इट। जबकि फ्रेश वाटर का मतलब है नदी का पानी, जो कि साफ पानी है, जिसमें कि डेंसिटी थोड़ी कम है सी वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। तो क्या हुआ? देखिए, जैसे मैंने बोला बार बार आपसे कि जब भी कोई शिप को, किसी बॉडी को फ्लोट करना है तो होना क्या चाहिए? वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी बैलेंस्ड बाय, या ऊपर की ओर जो लगने वाला अपथ्रस्ट है उसके थ्रू। और अपथ्रस्ट कहां से आता है? वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड।
जितना ये नीचे का सबमर्ज पार्ट है उसका जो वाटर है उसके वॉल्यूम का जो वेट है उससे बनता है अपथ्रस्ट, और दोनों को बैलेंस्ड होना चाहिए। तो होता क्या है, जब ये सी में है तो यहां सॉल्ट प्रेजेंट है, तो इस पर अपथ्रस्ट लग रहा है। वो अपथ्रस्ट किसको बैलेंस कर रहा है? वेट ऑफ द शिप को बैलेंस कर रहा है, लेकिन डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा होने से अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वी रो जी। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, लेकिन जब वो फ्रेश वाटर में जाता है तो डेंसिटी ऑफ द वाटर कम हो गई, तो थोड़ा सा अपथ्रस्ट कम होगा, तो अपथ्रस्ट कम होने से वो नीचे डूबेगा, लेकिन फिर भी वो फ्लोट करना है। तो जो ये सबमर्ज पार्ट है ये ज्यादा हो जाता है सिंकिंग की कंडीशन में, मीन सिंक ज्यादा कर जाता है ये पार्ट, लेकिन अभी भी क्योंकि फ्लोटेशन हो रहा है तो अपथ्रस्ट यानी कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ये जो आएगा ये वेट ऑफ शिप के बराबर होगा। और पानी में, रिवर वाटर में, फ्रेश वाटर में भी ये फ्लोट करेगा, लेकिन ज्यादा डूब कर फ्लोट करेगा। और शिप रिवर वाटर से जब सी वाटर में आएगा तो लेस सिंकिंग के साथ फ्लोट करेगा, लेकिन फ्लोट दोनों में कर रहा है। फ्लोट तभी तक कर रहा है जब दोनों तरफ यानी कि वेट और अपथ्रस्ट दोनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन फ्लोटेशन की कंडीशन डिफरेंट होती है सी वाटर में और रिवर वाटर में। सी वाटर में लेस पार्ट होता है सी के अंदर पानी में, और रिवर वाटर में ज्यादा होता है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, ये साल्ट वाटर है। तो लगने वाला अपथ्रस्ट हर कंडीशन में बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ द शिप को, लेकिन अपथ्रस्ट ज्यादा कहां लग रहा है? सी वाटर में ज्यादा लग रहा है, इसीलिए ऊपर को ज्यादा निकल गया ये शिप। यानी कि अपथ्रस्ट सी वाटर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू रिवर वाटर, लेकिन क्योंकि दोनों कंडीशन में बैलेंस्ड हैं तो ये फ्लोट करेगा। तो इन रिलेशन टू फ्लोटेशन ऑफ शिप एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं प्लिमसॉल लाइन। ये प्लिमसॉल लाइन क्या है? देखिए, जब शिप चल रहा है पानी में तो हो सकता है वो समुद्र में चल रहा है यानी कि सी वाटर में, या हो सकता है रिवर वाटर में चल रहा है, या ये भी तो हो सकता है ड्यूरिंग द सेल वो जो है शिप एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जा रहा है। और हर सी वाटर की डेंसिटी भी अलग अलग है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी अलग अलग है वहां पर। तो वहां पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि शिप डूब ना जाए? या जब स्टार्टिंग से शिप चला तो आप देखिए क्या हुआ, एक शिप खाली खड़ा हुआ था डॉक पे, पोर्ट पे शिप खड़ा हुआ था, वो खाली शिप था, एम्प्टी शिप था, तो वो हिलेगा, बहुत ज्यादा हिलेगा। क्यों हिलेगा? क्योंकि उसका जैसा अभी हमने डिस्कस किया जो पानी के अंदर वाला पार्ट है, सबमर्ज पार्ट है, वो तो कम है, लेकिन अभी भी वेट ऑफ द शिप बैलेंस हो रहा है किससे? लगने वाले अपथ्रस्ट से। लेकिन जो वॉल्यूम इनसाइड है लिक्विड के या पानी के अंदर वो तो कम है, तो ऊपर की ओर उछाल लग रहा है शिप में, क्योंकि अपथ्रस्ट अपनी तरफ से फोर्स मार रहा है ऊपर को और वेट उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिसबैलेंस हो रहा है। अब आप जब शिप में सामान भरना शुरू करते हैं, पैसेंजर को बैठालते हैं, कार्गो को रखते हैं, तो शिप सिंक करने लगता है। जैसे जैसे शिप सिंक करेगा तो उसका सबमर्ज पार्ट यानी कि वाटर के अंदर वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, तो वाटर डिस्प्लेस भी बढ़ता जाएगा, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस बढ़ता जाएगा वाटर का, तो उसका वेट बढ़ता जाएगा, यानी अपथ्रस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अपथ्रस्ट बढ़ता जाएगा और वेट ऊपर से नीचे को बढ़ रहा है, दोनों हर कंडीशन में उसको बैलेंस करते रहते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो शिप की डिजाइनिंग इस तरह से की गई कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे शिप ज्यादा डूबा हुआ है या कम डूबा हुआ है, हर कंडीशन में वेट ऑफ द शिप अपथ्रस्ट के यानी कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस के बराबर हो रहा है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। कब तक ये लिमिट फॉलो होगी उसके लिए डिसाइड करने के लिए एक व्हाइट कलर की मार्किंग की जाती है शिप के एक्सटर्नली चारों ओर, जिसे हम कहते हैं प्लिमसॉल लाइन। तो देख सकते हैं आप, ये प्लिमसॉल लाइन बनी हुई है। ये वो सिचुएशन है जहां पर हम कहते हैं कि वेट ऑफ द शिप एक्टिंग डाउनवर्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अपथ्रस्ट, यानी कि जो वेट ऑफ द लिक्विड और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वाटर का उसके बराबर है। इस सिचुएशन पे दिस इज द सेफ लिमिट ऑफ लोडिंग ऑफ कार्गो एंड पैसेंजर्स होती है। जब वाटर का लेवल शिप पे, सी वाटर का ये लेवल है, ये सी वाटर है, इसका लेवल प्लिमसॉल लाइन को टच करने लगेगा व्हाइट लाइन पे, हम फर्दर लोडिंग रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लेवल है जब ये वेट ऑफ द शिप डाउनवर्ड और अपथ्रस्ट यानी कि जो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज पार्ट है वो इक्वल हैं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा सामान इस लेवल पे पानी टच कर रहा है और आप इस पे फर्दर सामान रखना शुरू कर देंगे
तो ये वेट ऑफ द शिप विल बिकम ग्रेटर एज कंपेयर टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेट बिकम ग्रेटर से ये शिप सिंक कर सकता है, डूब सकता है। तो इसको बचाने के लिए, इस सेफ्टी के लिए हम मार्किंग बना देते हैं व्हाइट कलर की, जिसे कहते हैं प्लिम्सोल लाइन। मींस प्लिम्सोल लाइन इंडिकेट द सेफ लिमिट ऑफ लोडिंग ऑफ शिप, बियॉन्ड दैट वी नेवर पुट एनी कार्गो और पैसेंजर ऑन द शिप। इस तरह से हम शिप को डूबने से बचाते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि खाली शिप, एम्प्टी शिप जो है जिसमें कोई भी सामान नहीं है, इसे हम अनलोडेड शिप कह सकते हैं। जब वो डॉक पे खड़ा हुआ है, पोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो वो हिलता रहता है, या समुद्र में भी चल रहा है तो बड़ा रिस्की है खाली शिप। क्यों? क्योंकि पानी की लहरों से वो हिलेगा, इसका मतलब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वो एम्प्टी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लगने वाला अपथ्रस्ट उसके वेट से ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? इसके लिए अब एक हम टर्म यूज करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और दूसरी टर्म यूज करते हैं सेंटर ऑफ ब्यूएंसी। आपने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में ये चीज पढ़ी थी कि किसी भी बॉडी पे एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां से वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड एक्ट करता है, और दूसरा होता है सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, जहां से अपथ्रस्ट ऊपर की ओर एक्ट करता है। और फ्लोटेशन की कंडीशन में अपथ्रस्ट वेट ऑफ द लिक्विड वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है, और ये दोनों B और G यानी सेंटर ऑफ ब्यूएंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाते हैं। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की ओर आ जाए, और ये तब आएगी जब इस शिप का वेट कम होने लगे, यानी ये हॉलो और एम्प्टी है, और शिप को तो एम्प्टी बनाया जाता है, तो क्या होता है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है ये ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगता है, मतलब B और G कोइंसाइड करना बंद कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, अनलोडेड शिप में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि जो डूबा हुआ पार्ट है उसमें कम पार्ट पानी के अंदर है, तो लेस वॉल्यूम इनसाइड होने से प्रॉब्लम यह होगी कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड आ जाएगी और अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि वेट उसका रिलेटिवली उस रिलेशन से कम हो जाएगा, तो यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और सिंक कर सकता है, इन द सेंस लुढ़क के टेढ़ी ओर, सीधे सिंक नहीं करेगा, टिल्ट हो जाएगा और डूब सकता है। इससे बचने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, शिप के बॉटम पे, बेस पे बैलास्ट या सैंड बैग्स भर दिए जाते हैं जब वो पोर्ट पे खड़ा हुआ है शिप। तो ये हैवी पार्ट बना दिया जाता है बेस का, और जैसे ही बॉटम का पार्ट हैवी बनाएंगे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, इसमें एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी इट एक्वायर द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे को शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि हमने उस शिप में, अनलोडेड शिप में बैलास्ट और सैंड बैग्स को भर दिया बेस में, तो बेस हैवी हो गई। आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, किसी बॉडी का अगर लोअर बेस बहुत हैवी है तो वो स्टेबल खड़ा रहता है, और सर पे सामान ज्यादा है, नीचे हल्का है वजन, तो वो लुढ़क के गिर जाएगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ब्यूएंसी के रिस्पेक्ट में है। तो फ्लोटेशन की कंडीशन में तो ये दोनों पॉइंट को कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर को हो जाएगा तो शिप लुढ़क सकता है, क्योंकि वेट ऑफ द शिप कम हो जाएगा अपथ्रस्ट के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज अगर वेट ज्यादा हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, तो शिप सिंक भी कर जाएगा। हमें करना क्या है, फ्लोटेशन की कंडीशन एक्वायर करनी है, इसीलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहाँ पे बैलास्ट भर देते हैं और अनलोडेड शिप को बैलेंस कर देते हैं। तो इन दिस वे आपने इस वीडियो में डिटेल स्टडी अबाउट द शिप के फ्लोटेशन की कंडीशंस को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को देखेंगे। थैंक यू।